Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain, lecture number 19. In this lecture, we are going to talk about rank and nullity. Oh, first we will be going through definition. So, what is definition? The common dimension of the row space and column space of a matrix A. The common dimension of the row space and column space of a matrix A is called the rank of A. Okay, we will do also examples. From there, you can understand well. And is denoted by like this: rank A. The dimension of the null space of A is called the dimension of the null space of A is called the nullity of A. ठीक है, is called the nullity of A and denoted by like this, what I have written, nullity A. अच्छा, फिर आपके पास एक थ्योरम है, उसको देखते हैं. थ्योरम में क्या कहता है? थ्योरम में वो कहता है कि इफ A is a M cross N matrix, then the point number 1 said कि जो रैंक ऑफ ए होगा that would be equal to the number of leading variables, जिसे शायद हम बेसिक वेरिएबल्स भी कह सकते हैं. लीडिंग वेरिएबल्स, rank of A is equal to the number of leading variables in the general solution of AX is equal to 0. ठीक है. उसके बाद जो B है, nullity of A, that is equal to the number of parameters in the general solution of AX is equal to 0. हम इस चीज को एग्जांपल से भी करके देखते हैं कि नलिटी क्या है और रैंक क्या है. रैंक लीडिंग वेरिएबल्स और नलिटी पैरामीटर्स. ठीक है, इन द सॉल्यूशन ऑफ AX is equal to 0. एग्जांपल 1, वो कहते हैं रैंक एंड नलिटी ऑफ अ 4x6 मैट्रिक्स. और आपके पास एक मैट्रिक्स A है -1 3 2 4, 2 -7 -5 and -9, 0 2 2 and 4 0 4 -4, 5 1 6 -4 -3 4 1 7. अच्छा, इसके ऊपर मैं सारे रो ऑपरेशंस करके इसको जब रेड्यूस फॉर्म में लेके आऊंगा, इट हैज 4 rows and 6 columns, so that is 4 cross 6. तो ये आपके पास बन जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 4 -2 0 0 -28 -12 0 0 -37 -16 0 0 and 13 5 0 0. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 लीडिंग वेरिएबल्स हैं. बेसिक वेरिएबल x1 है और x2 फाइंड आउट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ
x3, x4, x5 और x6। ठीक है, तो आपके पास 2 लीडिंग वेरिएबल्स हैं, जो कि 2 बेसिक वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, और बाकी सारे फ्री वेरिएबल्स हैं। तो फिर रैंक क्या होता है? रैंक इज द नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल्स। तो ये मैट्रिक्स ए था, तो रैंक ऑफ ए क्या हो गया आपके पास? अगर आप जनरल सोल्यूशन ए एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो उसमें सिर्फ क्या होगा कि आपके साथ ये ए और 0 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, और साथ और 0 के बाद जितनी मल्टीप्लिकेशन और रो ऑपरेशन आप करेंगे वो 0 0 ही आएगा। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद मैं देखता हूं कि जो मेरे पास, अच्छा, टू फाइंड नलिटी, नलिटी में होता है ए एक्स इज इक्वल टू फिर 0 आप करते हैं, और आप किस किस की वैल्यू लिख सकते हैं? x1 की, तो x1 की पहले लिखते हैं x1 प्लस 4x3 इन सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, x1 प्लस 4x3 माइनस 28x4 माइनस 37x5 प्लस 13x6 इज इक्वल टू 0। मैं इससे x1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, दैट इज माइनस 4x3 प्लस 28x4 प्लस 37x5 एंड माइनस 13x6। अब मैं x2 की वैल्यू इसी से निकाल लेता हूं, दूसरी इक्वेशन से देखते हैं। तो x2 माइनस 2x3 माइनस 12x4 माइनस 16x5 प्लस 5 ऑफ x6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इससे x2 की वैल्यू निकालता हूं, जो कि आ जाएगी 2x3 प्लस 12x4 और प्लस 16x5 और माइनस 5x6। ठीक है, x1 और x2 की मैंने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और आप लेट्स सपोज कर सकते हैं कि ना, अगर मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दोबारा लिखूं, मैं राइट कॉर्नर में लिख रहा हूँ सर, तो x1 की वैल्यू आप लिखेंगे, फिर x2 की वैल्यू लिखेंगे आप, और x3 फ्री वेरिएबल है उसको लेट्स सपोज आप r कर लें, x4 भी फ्री वेरिएबल है तो उसे आप s कर लें, x5 भी फ्री वेरिएबल है उसे आप t कर लें, और x6 भी फ्री वेरिएबल है उसे आप u कर लें, r s t u। ये 4 फ्री वेरिएबल्स हैं आपके पास। ठीक है, तो नलिटी ऑफ ए जो था वो फ्री वेरिएबल्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द जनरल सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन निकाल देते हैं ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो उसके अंदर जो आपके जनरल वेरिएबल्स बनेंगे वो ये हैं आर एस टी और यू। ठीक है, इस टर्म में आप सॉल्यूशन फिर लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रेज करके लिख के दिखाऊं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से होगा। किस तरह से होगा कि मैं x1 की वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो भी थी लेट्स सपोज इन टर्म्स ऑफ x2 थी, इन टर्म्स ऑफ x3 x4 x5 और x6, फिर x2। ठीक है, और फिर x3 का तो x3 ही आएगा, x4 का x4 आएगा, x5 का x5 आएगा, x6 का x6 आएगा। तो मैं एक कांस्टेंट वेक्टर लिखूंगा x3 के लिए, तो वो हो जाएगा, फिर मैं x3। ठीक है, फिर एक वेक्टर आएगा जिसके साथ मैं x4 लिख रहा हूँ, प्लस एक वेक्टर आएगा कांस्टेंट्स कोएफिशिएंट्स फॉर x5, और प्लस मैं इसे x6 के लिए एक वेक्टर लिख दूंगा, और फिर मैं अगर x3 ये जो भी वेक्टर्स होंगे मैं इन्हें लेट्स सपोज कह दूंगा कि जो x3 के साथ है, चलें x3 को हमने फिर r की वैल्यू दी थी ना, तो ये जो भी वेक्टर होगा इसको आप, यानी कि ये 4 वेक्टर्स आपके पास फिर आएंगे। ठीक है, और कितने पैरामीटर्स हैं, x3 को r का उसके साथ कोई वेक्टर होगा, प्लस x4 को आपने s का उसके साथ कोई वेक्टर होगा, और x5 को आपने t का उसके साथ कोई वेक्टर होगा, प्लस x6 को आपने u का उसके साथ कोई वेक्टर होगा।
तो पैरामीटर्स कितने हैं, आर एस टी यू में आपका इन 4 पैरामीटर्स में आपका सॉल्यूशन डिफाइन होगा। दैट इज वाई आपकी जो नलिटी ऑफ ए है वो 4 के बराबर है। ठीक है, फिर आपके पास एक थ्योरम आ जाएगा, थ्योरम में वो क्या कहता है कि इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर रो इक्विवेलेंट, ठीक है, उनकी रोज बराबर है, देन देयर रो स्पेसेस आर द सेम। ओके, if B is in echelon form, the non-zero rows of B form a basis for the row space of A as well as for that of B। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 करते हैं, that will make you understand about what we are learning। तो एग्जाम्पल 2 में आपके वो कहता है find the basis for the row space, the column space and the null space ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत आसान काम है, हम शुरू से अभी यही काम करते आ रहे हैं काफी लेक्चर्स में, कि कॉलम स्पेस की बेसिस, नल स्पेस की बेसिस और रो स्पेस की भी इसमत में। ठीक है, रो स्पेस, कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, ए इज इक्वल टू -2 1 3 1, then you have -5 3 11 7, then you have 8 -5 -19, -13, then you have 0 1 7 5, and then you have -17 +5 1 एंड -3। इसके ऊपर मैं सारे रो ऑपरेशंस करके जो मैं मैट्रिक्स ले आऊंगा इन द रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म और रो ओनली एक्लन फॉर्म, वो आएगी 1 0 0 0 3 1 0 0, that is एक्लन फॉर्म, and or it is also maybe, yes, this is only echelon form। so 1 0 0 3 1 0 0 and -5 -2 0 0 4 1 4 0, and you are having -10 -2 -20 एंड 0। तो बात यह है कि उसने कहा था कि इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर रो इक्विवेलेंट, उनकी देन देयर रो स्पेसेस आर द सेम, उनकी रो स्पेसेस भी सेम होंगी। इफ बी इन एक्विवेलेंट फॉर्म में अगर आपको बी मिल जाए तो द नॉन जीरो रोज ऑफ द बी फॉर्म अ बेसिस फॉर द रो स्पेस एंड ए एज वेल एज फॉर दैट ऑफ बी। ठीक है, वो ए के लिए भी बनाएंगे और बी के लिए भी होंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये ए टू बी था सिस्टम, एक ही होगा कि 1 0 0 0 और 3 1 0 0 और -5 -2 0 0 एंड 4 1 4 0। ठीक है, नॉट लाइक दैट। एक मैट्रिक्स अगर बी शायद था हमारे पास, आई एम जस्ट हैविंग माय नोट्स, तो मैं अभी इसको देख के कंफर्म करता हूँ। 1 0 0 0, ये जो अगली मैट्रिक्स लिखी हुई है 3 1 0 0 और -5 -2 0 0 and 1 2 -4, that is the change here, and 5 -7 -20 5 -7। अच्छा, ये उसी को मैं ख्याल में थोड़ा सा ना 5 -7 एंड 20, उसी को थोड़ा सा आप कह रहे हैं चेंज किया है काम को। ये पहले वाले 3 कॉलम्स तो सेम है, 1 0 0 0 3 1 0 0 एंड -5 -2 0 0, और ये ऊपर वाले को ऐसे किया कि 4 पे है तो 4 1 2 -4 कर दिया, and that is -10 -2 and 20
दैट इज -10 -7 एंड 20 और 0। ठीक है, इसी के ऊपर रो ऑपरेशन इसने कुछ किए हैं। और फिर जो बेसिस फॉर रो ए अब जो हम फाइंड करेंगे, आई विल रेस सम पार्ट ऑफ इट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और रो ऑपरेशन करके हमने लास्ट में इवेल्युएट किया हुआ है। और जो आपके पास बेसिस फॉर रो ए है वो पहला हो गया, ये आपके पास सिस्टम 1 3 -5 1 5। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा 0 1 -2 2 एंड -7, ये मैं रो वाले कोफिशिएंट से लिख रहा हूं दोबारा। और तीसरा आपके पास 0 0 0 -4 एंड 20। ठीक है, चौथा बिल्कुल 0 है, ये चीज दिखने की जरूरत नहीं होती। ये हमारे जिनसे हमें कोई वैल्यूज मिल रही हैं, दैट आर द बेसिस फॉर रो ए। ठीक है, बेसिस फॉर रो ए ये तीन हो गई आपके पास। अब हम लिखने जा रहे हैं बेसिस फॉर कॉलम स्पेस। ठीक है, ये बेसिस फॉर रो ऑफ ए हो गया। ये बेसिस फॉर अब जो हम लिखने जा रहे हैं ये कॉलम स्पेस हो गया। कॉलम स्पेस में हम बेसिस को किस तरह लिखते हैं कि हमारे पास फ्री, अच्छा जो बेसिक वेरिएबल्स वाले कितने पिवट कॉलम्स हैं, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो एक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तीन हमारे पास बेसिस और कॉलम स्पेस होंगे। और मैंने कहा था कॉलम स्पेस हम ओरिजिनल वेक्टर्स लेके आते हैं। तो ओरिजिनल में हमारे पास है कुछ इस तरह से, पहला कॉलम है -2 1 3 1 एंड सेकेंड वन इज -5 3 11 7। और फिर चौथे में हमारे पास पिवट एंट्री है, तो चौथे कॉलम को मैं लिखूंगा 0 1 7 5। दैट इज व्हाट वी नीड। अच्छा, फॉर नल ए क्या होता था, आपके जो बाकी रह गए ये आपके फ्री वेरिएबल्स वाले। ठीक है, फॉर नल ए मैं इस सारे को दोबारा थोड़ा सा रिड्यूस करूंगा सिस्टम को। मैं ऊपर लिख रहा हूँ सिस्टम, यानी कि अब मैं ए और 0 आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा और ये हो जाएगा सारा भी सिस्टम बनेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 और 1 -2 0 0 एंड 0 0 1 0 और 1 3 -5 0। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया। बाकी सारा मैं रेज कर देता हूं। अब हमने सिर्फ वो बेसिस फॉर रो ए भी निकाल लिया, बेसिस फॉर कॉलम स्पेस भी निकाल लिया और बेसिस फॉर अब हम नल ए निकालने जा रहे हैं। अच्छा, इसको जब मैं सारा सिस्टम ये वाला कर लूंगा, नल स्पेस वाला सिस्टम मैंने इस तरह से लिख लिया। अब मैं x1 की वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, और ये आपके पास नल स्पेस में साथ जो होगा ना, इस तरफ साथ 0 0 भी आएगा क्योंकि हमने a और 0 की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब मैं x1 की वैल्यू, ये 0 0 इज इक्वल टू के इस तरफ यानी कि राइट हैंड साइड है ये हमारी। अब मैं x1 की वैल्यू अगर लिखूं तो वो मेरे पास आएगी -x3 -x5 और x2 की वैल्यू 2x3 एंड प्लस, सॉरी दैट इज -3x5 और x3 भी आपके पास फ्री वेरिएबल है तो x3 ही आएगा और x4 की वैल्यू आपके पास -5 आ जाएगी और x5 भी आपके पास फ्री वेरिएबल है, दैट इज x5। फिर मैं यानी कि कितने हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हो गए, x3 और x5 है। ठीक है, तो मैं इनके लिए लिखूंगा कि ये x जो है मेरा इस तरह से होगा, x1 की वैल्यू
-1। अब मैं x3 के कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ 2 1 0 0। ये x3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस। अब x5 के कोफिशिएंट्स -1 -3 0 0 एंड अच्छा हमारे पास जो है ना x5 तक हमने लिखना है। तो x4 की तो वैल्यू आ गई है हमारे पास। ये ना x2 पे डिपेंड कर रहा है ना नेक्स्ट, ये ना x3 पे डिपेंड कर रहा है ना x5 पे। तो हम x4 को एक्सक्लूड कर देते हैं यहां से। ठीक है, और मैं इधर दोबारा आ जाता हूं। तो ये x3 के हो गए -1 2 1 और 0। ठीक है, बल्कि आप x4 को भी लिख लें। ठीक है, ये 0 0 ही होगा। और -1 -3 और फिर आपके पास ये x5 के लिख रहा हूं मैं, फिर 0 0 1। ठीक है, ये x5 के हो गए। और जो इनके साथ या फ्री वेरिएबल्स हैं ये बेसिस फॉर नल ए है। ये अगर मैं x3 के साथ इसे u कह दूं तो x इज इक्वल टू x3u प्लस x5 v। ठीक है, ये जो u और v जो है ये बेसिस फॉर नल ए है। फिर आपके पास दोबारा एक थ्योरम है। वी विल क्विकली गो थ्रू दैट। हम लोग काफी लेक्चर्स में इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा क्विकली मूव करना चाहिए। फिर एक थ्योरम है, तो वो है द डायमेंशंस ऑफ द कॉलम स्पेस, द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस एंड द रो स्पेस ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स A are equal. The dimension of the column space and row space of the m cross n matrix are equal. हमने देखा था कि हमारे पास बेसिस और कॉलम ए बी वो तीन वेक्टर्स थे, रो ए के भी और कॉलम के भी। ठीक है, और नल में हमारे पास दो आए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया इक्वल। दिस कॉमन डायमेंशन द रैंक ऑफ दिस कॉमन डायमेंशन द रैंक ऑफ ए also equals the number of pivot position in A and satisfies equations कि जो रैंक ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ नल ए जो होगा वो आपको एन द नंबर ऑफ वेक्टर्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए होता है। इसके बाद दोबारा हमारे पास एक एग्जांपल 3 है, दैट इज इफ पार्ट ए है उसका, इफ ए इज अ 7 क्रॉस 9 मैट्रिक्स with two-dimensional null space, what is the rank of A? हमें रैंक ऑफ ए बताना है। ठीक है, हम क्या जानते हैं 7 क्रॉस 9 है, तो n क्या है हमारे पास 9 है। m क्रॉस n अगर हम लिखें, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 9, n इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, हमें पता है कि रैंक ऑफ ए जो होता है प्लस नल ए जो है, डायमेंशन ऑफ नल ए, ये दोनों ये n के बराबर होते हैं। अब मेरे पास रैंक ऑफ ए नहीं है। ठीक है, और डायमेंशनल ऑफ ए है 2 और n क्या है 9, तो मुझे रैंक ए पता लगाने के लिए 9 माइनस 2 करूंगा, तो ये 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी पार्ट है उसको देखते हैं। बी पार्ट में वो कहता है कि आपके पास एक कुड बी अ 6 क्रॉस 9। अब पूछ रहे क्या ऐसा हो सकता है कि कुड बी 6 क्रॉस 9 मैट्रिक्स हैव टू डायमेंशनल
नल स्पेस, क्या 6x9 के लिए 2 डायमेंशनल नल स्पेस हो सकती है? अच्छा, हमारे पास n क्या है? 9, ठीक है। तो आपके पास 2 डायमेंशनल नल स्पेस है, तो मैं रैंक ऑफ ए क्या हुआ? रैंक ऑफ ए को आप कर लें, फर्ज करें x, ठीक है, और प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो रैंक ऑफ ए इधर से क्या मिलते हैं आपको? 7। पर आपके पास क्या ऑर्डर है? रोज कितनी है? 6। तो इस वजह से रोज 6 है और आपका रैंक ऑफ ए आपके पास 7 आ रहा है, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके पास दोबारा एक थ्योरम है, दैट इज द लास्ट वन, थ्योरम ऑफ टुडेज लेक्चर। उसमें हम कहते हैं लेट ए बी आ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, लेट ए बी आ n क्रॉस m है शायद, जो भी इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें। Then the following statements are each equivalent to the statement that A is an invertible matrix. कौन से statements हैं? एक statement M है, N है, O है, P है, Q है, R है, ये आपके पास statements हैं। अब इन statements में क्या लिखा हुआ है वो हम लिखते हैं। These are कि M statement पे है the column of A form a basis or the column of A form a basis for Rn। एन स्टेटमेंट है आपके पास, कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू आर एन। ओ है द डायमेंशन ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और पी जो है रैंक ऑफ ए जो है वो एन के बराबर है, और नल ए जो है ये 0 के बराबर है, और डायमेंशन ऑफ नल ए जो है वो भी 0 है, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, थोड़ा सा लेंथी हो गया, चीजें आपको आती हैं, हम बहुत से लेक्चर में चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।